दोस्तों नमस्कार। आज हम पीसीएस 2020 और आईएएस 2020 के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए एक नई पहल की ओर शुरुआत करते हैं और यह पहल है इंडिया ईयरबुक भारत 2020। हमारे लिए यह इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका प्रकाशन भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो ये बुक आपके सामने है, इंडिया ईयर बुक, जो इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ 2020 और प्रकाशन विभाग लिखा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार। तो ये ध्यान रखिएगा, इस बुक का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो यह बुक में यह जो बुक है न केवल पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्तर के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो डेटा दी हुई, जो स्कीम दी हुई, हर साल लगभग 10-12 क्वेश्चन आईएएस या पीसीएस प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो इस बुक में टोटल 32 चैप्टर हैं, तो एक के बाद एक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब शुरू करते हैं। जो पहला चैप्टर है भारत भूमि और उसके निवासी, इसमें भारत की अवस्थिति, उसकी भौतिक विशेषताएं तथा उसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक, इसमें भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, कब अपनाया गया, उसके बारे में बताया गया। और इस बार पीसीएस में एक क्वेश्चन आया भी था, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। अगला राजनीतिक संरचना है। तो एक के बाद एक हम प्रत्येक चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा प्रीलिम्स व मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ हम बात करें कि ये पीटी व मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम सबसे पहले भारत भूमि तथा उसके निवासी की बात कर लेते हैं। तो शुरुआत इसकी मार्क ट्वेन की पंक्तियों से की गई है, जो प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसी लाइनों का भारत की विविधता जैसे कोई टॉपिक आ जाए तो उन टॉपिक की शुरुआत उस पर ऐसे लिखना हो, तो ये मार्क ट्वेन की पंक्तियों से की जा सकती है। मार्क ट्वेन भारत के संदर्भ में क्या कहते हैं, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। ये कहते हैं कि भारत मानव जाति का पालना है और मानव भाषा की जन्मस्थली है, इतिहास की जननी है, पौराणिक कथाओं की दादी है और परंपरा की परदादी रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, मार्क ट्वेन कुछ शब्दों में पूरी भारत की विशेषताओं को समाहित कर दिया है। उन्होंने क्या कहा, भारत मानव जाति का पालना है, यानी भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने वसुधैव कुटुंबकम की यानी भावना को की अवधारणा को अपनाया है। कैसे? भारत वह ऐसा देश है प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक जो भी विदेशी भारत पे अटैक किए उन सबको अपने आप में समाहित कर लिया, ना कि भारत विरोध किया है। चाहे वो मध्यकाल में हून शक पालो कुषाण रहे हों या फिर आगे चलकर मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी व बाबर जैसे व्यक्तियों का भारत पे अटैक रहा हो, या आधुनिक काल में आओगे तो आधुनिक काल में जो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन रहा हो। तो ये भारत क्या है, मानव जात का पालना हमेशा से इसकी नीति रही है। और मानव भाषा की जन्मस्थली भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर मानव ने अपने हिसाब से विभिन्न भाषाओं को यानी बोलना स्टार्ट किया और उसमें समय समय पर परिवर्तन आया। जहाँ आर्यों की संस्कृत भाषा थी, वहीं बुद्ध के काल में यानी बौद्ध धर्म की पाली भाषा, जैन धर्म की प्राकृत और फिर अपभ्रंश होते होते आज हम खड़ी बोली व अन्य मलयालम और आपका भारत की मणिपुरी, असमी, अनेक भाषाओं से आज हम लैस हैं। तो ये मानव भाषा की जन्मस्थली रही है, इतिहास की जननी है। इतिहास की जननी का मतलब हुआ कि भारत की यानी इतिहास देखोगे तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत की है वह मेसोपोटामिया व
चीन की सभ्यता के समान समकालीन रही है। पौराणिक कथाओं की दादी यहाँ पर अनेक प्रकार की यानी महाभारत रामायण हुआ व दंत कथाओं साथ ही अन्य कहावतों की यहाँ पर कथा प्रचलित रही है। परंपरा की परदादी रहा है तो परंपरा का मतलब हुआ आज भी हम परंपराओं को न समाप्त किए हैं बल्कि संजोए हुए हैं। तो अगर जब भी आपको अब समझ में आ गया होगा इन पंक्तियों का मतलब कि भारत मानव जात का पालना, मानव भाषा की जन्म स्थली, इतिहास की जननी, पौराणिक कथाओं की दादी व परंपरा की परदादी रहा है। मानव इतिहास में हमारी सर्वाधिक मूल्यवान व शिक्षाप्रद सामग्री खोजना हो तो भारत में पाई जा सकती, यानी मानव इतिहास में सर्वाधिक मूल्यवान व सर्वाधिक शिक्षाप्रद सामग्री का खजाना केवल और केवल भारत में निहित है। तो हम इनकी इन पंक्तियों से शुरुआत कर सकते हैं। आगे देखते हैं तो भारत की यहाँ विशेषताओं की बात पहले वाले पैराग्राफ में बताया गया है कि भारत एक बेजोड़ संस्कृति वाला देश है। कैसा है तो भारत क्या है, एक प्रकार का बेजोड़ संस्कृति वाला देश है जहाँ पर कई प्रकार की संस्कृति पाई जाती हैं और यह विश्व की प्राचीनतम व महानतम सभ्यताओं में से एक है। इसके उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय स्थित है जबकि दक्षिण में धूप से सरोवर तटवर्ती गांव मिल जाएंगे व दक्षिण पश्चिम के आर्द्र उष्णकटिबंधीय यहाँ मालाबार केरल और महाराष्ट्र वाले अगर भारत पे हम ये नज़र डालें तो इस वाले दक्षिण पश्चिम की बात हो रही है तो ये आपका किस नाम से जाना जाता, इसी को मालाबार के तट के नाम से जाना जाता। यहाँ पर सबसे पहले मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून पहुँचता है तो यहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है। तो इसी मालाबार के बारे में बात हो रही कि दक्षिण पश्चिम तट पर आर्द्र उष्णकटिबंधीय जंगल यहाँ पर सदाबहार हरित वन पाए जाते हैं। और पूर्व में जाओगे तो पूर्व में इस वाले क्षेत्र की बात यहाँ हो रही है या पूर्व में कैरापुर में ब्रह्मपुत्र घाटी के उपजाऊ क्षेत्र से लेकर ये ब्रह्मपुत्र घाटी है, जबकि पश्चिम का मतलब ये वाला के ये अब राजस्थान वाला एरिया तो पश्चिम में थार रेगिस्तान तक फैला है। अब ये बात हो गई। उसके बाद कह रहा भारत का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो ये क्षेत्रफल कितना है तो भारत का क्षेत्रफल 2,87,263 वर्ग किलोमीटर में है। ये पूरा भारत है। अगर ये पूरे भारत के क्षेत्रफल की बात किया जाए तो ये भारत का क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 किलोमीटर है। 2,87,263 किलोमीटर किसका है, भारत का क्षेत्रफल है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना बताया गया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद स्वतंत्रता के समय भारत में गरीबी या शिक्षा बेरोजगारी व्याप्त थी, लेकिन उसके बाद भारत ने चहुमुखी सामाजिक आर्थिक प्रगति की है। और आज आकार की दृष्टि से भारत को देखा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत आकार का मतलब हुआ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 7वें स्थान पर भारत है। किस स्थान पे भारत है, 7वें स्थान पे भारत है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पे चाइना व नंबर दूसरे स्थान पे किसका है, भारत का है। क्षेत्रफल में पहला प्रश्न उठना चाहिए, पहला राज्य कौन है अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस देश का है तो आंसर है रूस का है। नंबर 1 वाला आपको पता होना चाहिए। जनसंख्या में नंबर 1 पे कौन है तो जनसंख्या में नंबर 1 पे चाइना है। नंबर 1 पे जनसंख्या में कौन है, चाइना है। तो यहाँ ये बात की गई कि भारत क्या है क्षेत्रफल में 7वें स्थान पे, जबकि जनसंख्या में यानी किस स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है। पर्वतमाला और समुद्र इसे शेष एशिया से क्या करते हैं, नीचे आप देखोगे ये आपका भारत है। और भारत
में कहा गया ये चारों तरफ जो ये घिरा हुआ है, भारत किससे घिरा हुआ है? तो हिंद महासागर से घिरा हुआ है। जबकि उत्तर में ये वाला आपका एरिया, जबकि ए वाला एरिया आपका क्या कहलाता? इस एरिया को किस नाम से जाना जाता? इसी को पर्वतमाला, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल इत्यादि के नाम से जाना जाता है। तो भारत क्या है? पर्वतमाला उस समुद्र से शेष एशिया से अलग करता है, इसकी एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान देता है। यह उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत से घिरा है। तो उत्तर में किससे घिरा हुआ है? तो उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत से घिरा। दक्षिण की ओर रेगिस्तान के साथ साथ कर्क रेखा पर ये शंकु के आकार का, ऐसे भारत का ये दक्षिण की ओर जाओगे तो शंकु के आकार धारण किए हुए पूर्व में, इधर वाले भारत में ये पूर्व की साइड आओगे तो पूर्व में क्या है? बंगाल की खमरई, तथा पश्चिम में ये बंगाल की खमरई, ये पूर्व में हिंद महासागर के, इधर पश्चिम में कौन है? पश्चिम में आपका अरब सागर है। पश्चिम में क्या है? अरब सागर इत्यादि से भारत घिरा हुआ है। अब आगे बात कर लेते हैं, अगला क्या कहा गया इसी में कि पूरी तरह भारत क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम भारत के पर नज़र डालें, ये भारत है तो ये वाला आपका यहाँ अंडमान निकोबार वहाँ नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ मुख्य भूमि पे आइए कन्याकुमारी है। और उत्तर में तो इसका विस्तार क्या है? पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि विषुवत रेखा अगर खींची जाए तो विषुवत रेखा के पूरी तरीके से उत्तर में है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ये नॉर्थ दोनों में लिखा जाएगा 37 डिग्री और आपका 6 मिनट भारत की उत्तरी स्थिति है। तो यहाँ लिखा है कि पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में, पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में, पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में इसकी मुख्य भूमि की अवस्थिति कितनी है? 8 4 से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तथा अगला क्या इसका है? तो इसका है, अगला देखिएगा तो इसका 37 से लेकर और ये पूर्व से पश्चिम वाला विस्तार ये पूरी तरीके से यानी पूर्वी देशांतर में है। तो ये आपका 8 4 से 37 उत्तरी अक्षांश है, जबकि 68 7 से लेकर 97 और 5 पूर्वी देशांतर है। आगे बात करें अगर इसकी कि कुल इसका यानी कि भारत का, ये भारत है, अगर भारत की बात करें कि उत्तर इसका पूरब से पश्चिम एक विस्तार ये हो गया, एक उत्तर से दक्षिण ये हो गया, तो ये 3214 किलोमीटर ये आपका उत्तर से दक्षिण है। ऊपर से आप नीचे आओगे तो इसका एवरेज जो कितना है 3214 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम वाला ये कितना है 2933 किलोमीटर है। तो आपका क्लियर हो गया होगा। तो लिखा हुआ है इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है 3214 किलोमीटर, तथा पूर्व से पश्चिम की तरफ देशांतरी विस्तार, यानी अब स्टेटमेंट यहाँ आपको टेक्निकल दिया जा सकता कि भारत का उत्तरी विस्तार, उत्तरी देशांतरी अक्षांशीय विस्तार पूर्वी पश्चिमी देशांतर से अधिक है, तो बात सही हो जाएगी, क्योंकि उत्तर से दक्षिण इसका 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर में विस्तार है। इसकी मुख्य स्थलीय सीमा कितनी है? तो अगर मुख्य स्थलीय सीमा की बात किया जाए तो 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि लक्षद्वीप, अंडमान, अगर मुख्य भूमि इसका ये अंडमान निकोबार को भी शामिल कर लिया जाए तो इसकी कुल कितनी आपकी लंबाई हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। ये इसकी क्या हो जाती? लंबाई हो जाती है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं भौगोलिक पृष्ठभूमि इसकी क्या है, यानी इसकी ज्योग्राफी क्या है, कैसे कैसे फैला हुआ है। तो अगर हम भारत की बात करें, ये आपका भारत है, तो भारत की हम बात करें तो भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, ये ऊपर बनाए मैप, तो यहाँ आपका जम्मू कश्मीर से जो लग रहा ये आपका अफगानिस्तान है। और आगे ये वाला एरिया बनाएं तो ये वाला आपका क्या है? पाकिस्तान है। तो क्या कहा गया? उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा
यानी अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान से। उत्तर में जाओगे तो उत्तर में आपका क्या हो जाएगा, उत्तर में आपका इधर पूरा सीमा कौन है, चीन के साथ लगा। यहाँ दो देश हैं, एक को नेपाल है पहला वाला, इस वाले को भूटान कहा जाता, तो नेपाल व भूटान है। सुदूर पूर्व में जाओगे तो ये वाला अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे राज्य जितने नाम बताए ये किससे घिरे हुए हैं, तो इधर आपका म्यांमार से घिरे हुए हैं, म्यांमार से घिरे हुए हैं। तो लिखा हुआ है भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान से, उत्तर में चीन से, भूटान नेपाल से, सुदूर पूर्व में म्यांमार तथा पूर्व में जाओगे तो जो बांग्लादेश से सीमा लगती है। पाक जल डमरू मध्य। आगे अगर भारत में नज़र हम डालें तो ये भारत, ये आपका श्रीलंका है, तो यहाँ पर एक जल संधि है। जल संधि का मतलब जो दो जलीय भागों को जोड़ती है तथा दो स्थलीय भागों को अलग करती, तो इसी जल संधि को क्या कहा जाता, इसको पाक जल संधि कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा, पाक जल संधि बहुत बार पूछा गया, किसको अलग करती, भारत श्रीलंका को अलग करती है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसी को पाक जल संधि कहा जाता है। देश को अब आगे बात करें, देश को मुख्य रूप से कितने अंचलों यानी रीजन, कितने रीजन में बांटा गया, तो देश को 6 अंचलों में बांटा गया है। अगर हम पूरे भारत पे नज़र डालें तो इसको एक तो उत्तरी ये आपका अंचल हो गया, एक आपका ये दक्षिणी अंचल हो गया, एक आपका ये आपका पश्चिमी अंचल हो गया, एक आपका ये पूर्वी अंचल हो गया, एक ये जो बीच वाला बचा ये मध्यवर्ती अंचल हो गया, और कितने हो गए 4, 1 5, और इधर वाला ये जो बचा जिसमें पूर्वोत्तर के राज्य हैं, इसको पूर्वोत्तर अंचल। कुल मिलाकर के भारत में टोटल कितने अंचल पूछे जाएं तो 6 अंचलों या जोन्स या रीजन्स में बांटा गया है। अब हम बात करें भारत में टोटल कितने राज्य हैं, तो वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं, तो वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य हुआ। केंद्र शासित प्रदेश यहाँ 9 लिखा, ये 9 नहीं है, अब कितने बचे हैं 8, 9 हुए थे, लेकिन अभी दमन दीव तथा दादरा और नगर हवेली को मिलाकर के एक यूटीज बना दिया गया है, तो टोटल कितने बचे 8 यूटीज हैं, जबकि 28 राज्य हैं। 29 पहले थे, किसके, तेलंगाना के गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना को एक नए राज्य के रूप में गठित किया गया था। तब कितने हो गए थे, 29 राज्य हो गए थे, लेकिन अब हाल ही में जम्मू कश्मीर को यानी राज्य से हटा करके लद्दाख हुआ जम्मू कश्मीर नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो टोटल पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, किंतु अब कितने हो गए हैं, अब फिर से यानी दादरा और नगर हवेली को एक में मिला दिया गया, तो टोटल कितने बचे, अब आपके फिर से 8 केंद्र शासित प्रदेश हुआ, 28 राज्य बचे हुए हैं। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ तक हो गया। आगे प्राकृतिक संरचना की बात करें तो अगर इंडिया ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत को बताइए मुख्य रूप से या कितने भागों में, प्राकृतिक भागों में बांटा गया, तो भारत को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। उनमें एक है विशाल हिमालय क्षेत्र, दूसरा गंगा और सिंधु का मैदान, तीसरा रेगिस्तानी क्षेत्र, और चौथा है दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग। तो इसको कैसे अगर हम मैप से इसको देखना चाहें भारत को, तो एक तो बांटा गया किसमें, विशाल हिमालय क्षेत्र, ये वाला पूरा का पूरा ऊपर वाला उत्तर हिमालय क्षेत्र हो गया। उसके बाद गंगा, ये गंगा नदी, इधर से आपका आती हुई है आपका सिंधु नदी, इनके बीच मैदान निर्मित हुआ, वो दूसरा क्षेत्र हो गया। तीसरा ये वाला इधर वाला रीजन रेगिस्तानी क्षेत्र हो गया, और ये पूरा का पूरा जो ये बचा हुआ है ये दक्षिण भारत का ये वाला हिस्सा, इसी को प्रायद्वीपीय भाग कहा जाता है। तो भारत को मुख्य रूप से कितने भागों, 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। विशाल हिमालय का क्षेत्र, गंगा और सिंध के मैदानी भाग, रेगिस्तानी क्षेत्र, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग।
अब हिमालय की बात करें तो हिमालय के संदर्भ में क्या कहा गया कि हिमालय पर्वतमाला 3 लगभग समानांतर श्रृंखलाएं हैं जो बड़े पठारों व घाटियों से विभाजित हैं, जिनमें कश्मीर और कुल्लू जैसी क्या हैं कुछ विस्तृत एवं अति उपजाऊ घाटियां प्राकृतिक सौंदर्य से क्या हैं भरपूर हैं। आगे देखते हैं, इन पर्वतमालाओं में विश्व की कुछ सबसे ऊंची चोटियां स्थित हैं। समुद्र तल से बहुत अधिक ऊंचाई होने के कारण इनके कुछ दर्रों से होकर ही यात्रा की जा सकती है। ये भारत है तो इस वाले क्षेत्र में जो ये आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है, इनमें अनेक पर्वतमालाएं हैं और इनमें इतनी ऊंची हैं कि ऐसे जो कुछ दर्रे रास्ते हैं, पासेज हैं, उन्हीं से होकर के यात्रा की जा सकती है। ऐसे जाना वहाँ पर यानी नामुमकिन है। जिनमें दार्जिलिंग के उत्तर पूर्व में चुम्बी घाटी है। तो पूछ लेगा ये चुम्बी घाटी कहाँ स्थित है, तो दार्जिलिंग के उत्तर पूर्व में चुम्बी घाटी होते हुए मुख्य भारत तिब्बत व्यापार मार्ग पर स्थित यानी क्या है जेलपला नाथुला व कल्पा स्थित हैं। आगे समझिएगा तो ये आपका दार्जिलिंग के उत्तर पूर्व में चुम्बी घाटी से होते हुए मुख्य भूमि भारत तिब्बत व्यापार, जो भारत और तिब्बत का व्यापार है, वहाँ जेलपला, नाथुला और कल्पा। जेलपला उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में है। जेलपला आपका उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में है और कल्पा ये किन्नौर हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में सतलुज घाटी में स्थित शिवकीला भी हिमाचल प्रदेश में है। तो ये ध्यान दीजिएगा, प्रमुख हैं। आगे बात कर लेते हैं, पर्वतमाला करीब कितने किलोमीटर में फैली हुई है। अगर हम पर्वतमाला की बात करें तो यह पर्वतमाला 2400 किलोमीटर में फैली हुई है, जो अलग अलग स्थानों पर 240 से लेकर 320 किलोमीटर चौड़ाई है। अगर चौड़ाई पर्वतमाला यानी हिमालय की बात किया जाए, हिमालय पर्वत कुल कितने किलोमीटर में फैला, 2400 किलोमीटर में फैला है, जबकि इसकी चौड़ाई की बात किया जाए तो 240 से लेकर 320 किलोमीटर ये चौड़ाई है। पूर्व में भारत और म्यांमार तथा भारत और बांग्लादेश के बीच अपेक्षाकृत कम ऊंचाई के पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पूरब में देखोगे तो ज़्यादा अधिक ऊंचे पर्वतमालाएं आपको मिलने वाली नहीं हैं। इनमें आपकी कौन है, गारो, खासी, जयंतिया तथा नागा प्रमुख हैं। और आगे जाओगे तो इनमें आपके मिजो व रखाई पर्वतमालाएं मिलती हैं। तो अगर हम ये भारत की बात करें तो आपका असम यहाँ आ जाएं तो असम में 3 पर्वतमालाएं हैं। पहला आपका गारो कहलाती है, ये आर्डर भी पूछा जा चुका। ये आपका दूसरा वाला खासी कहलाती है और तीसरा वाला आपकी जयंतिया। तो 3 पर्वतमालाएं हैं, गारो, खासी, जयंतिया। और नागालैंड सबसे आगे जाओगे तो नागा मिल जाएगी, रखाई पर्वतमालाएं ये सब आपकी स्थित हैं। अगला गंगा और सिंधु के मैदानी भाग की बात करें तो गंगा और सिंधु मैदानी क्या है, करीब 2400 किलोमीटर लंबा, ये भी आपका उतना है, 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से लेकर 320 किलोमीटर क्या चौड़ाई भाग में फैले हुए हैं। और यहाँ पर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ आकर मिलती हैं। ये मैदान नदी की फ्लड या बाढ़ के साथ लाई गई कछारी मिट्टी से किससे बने हुए हैं, कछारी या इसी को दोमट मिट्टी कहा जाता। दुनिया के सबसे बड़े मैदानों में से एक हैं और धरती पर सर्वाधिक घनी आबादी वाले में से ये एक हैं। इन्हीं में दिल्ली में यमुना व बंगाल की खाड़ी के बीच कितना यानी 1600 किलोमीटर की ऊंचाई में केवल 200 किलोमीटर की ढाल है। अगला रेगिस्तान क्षेत्रों को भी तो हमने कहा ये राजस्थान वाला क्षेत्र रेगिस्तान आपका कहलाता है। तो अगर हम रेगिस्तान वाले की बात करें तो ये वाला क्षेत्र आपका 2 भागों में बांटा गया। तो इनमें एक आपका बृहत रेगिस्तान है और आपका लघु रेगिस्तान दूसरा है। तो बृहत रेगिस्तान की अगर बात करें तो बृहत रेगिस्तान कच्छ के रन से उत्तर की ओर लूनी नदी तक फैला हुआ है। तो ये 2 भागों में आपका क्या है, रेगिस्तान आपका ये बांटा गया है। ये आपका मान लो ये है तो कच्छ, ये गुजरात का कच्छ है तो गुजरात के कच्छ
ये नीचे वाला ये आपका ये क्या कहलाता है, ये आपका कच्छ कहलाता है। जबकि ऊपर वाला ये जहाँ ये लूनी नदी, इस बार पीसेस में क्वेश्चन भी आया था, ये लूनी नदी यहाँ पर बहती है। तो ये कच्छ, गुजरात के कच्छ से लेकर उत्तर में लूनी नदी तक ये बृहद रेगिस्तान क्या है, फैला हुआ है। तो लिखा हुआ बृहद रेगिस्तान कच्छ के रन से उत्तर की ओर लूनी नदी तक फैला। और लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो कच्छ के रेगिस्तान में आते हुए विलुप्त प्राय हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन इस बार पीसीएस में पूछा गया था। समूचा राजस्थान सिंध सीमावर्ती क्षेत्र इसमें शामिल होता। लघु, अगर समूचा राजस्थान और सिंध ये बृहद रेगिस्तान का भाग माने जाते हैं या उसमें शामिल होते। लघु रेगिस्तान की बात करें तो लघु रेगिस्तान का विस्तार जैसलमेर व जोधपुर के बीच लूनी नदी से उत्तर पश्चिम तक है। तो अगर लघु रेगिस्तान कहाँ है, जैसलमेर और जोधपुर दो ये आपका राजस्थान में जिले हैं, उनके बीच एक लूनी नदी है। लूनी नदी से स्टार्ट होती है और लूनी नदी से लेकर, ध्यान से मैम में समझिएगा, मान लो ये भारत है, ये आपका यहाँ ये लूनी नदी बहती है, तो ये जोधपुर और जैसलमेर जिले हैं जो ये आपका, तो ये लूनी नदी उत्तर पश्चिम का मतलब ये वाला एरिया आपका, ये लूनी नदी ऐसे ये आपका आती है, तो ये वाला एरिया आपका क्या है, लघु रेगिस्तान है। तो लघु रेगिस्तान को जब भी डिफाइन करना हो तो आप कहोगे लघु रेगिस्तान का विस्तार जैसलमेर व जोधपुर के बीच लूनी से उत्तर पश्चिम तक है। लूनी नदी से उत्तर पश्चिम का मतलब हुआ उत्तर पश्चिम, यानी लूनी नदी के उत्तर पश्चिम की ओर इसका विस्तार है। बृहद व लघु रेगिस्तानों के बीच बंजर भूमि का क्षेत्र है, जिसमें चूना पत्थर व चट्टानी भूमि इसमें शामिल होती है। अब प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत गंगा और सिंध के मैदानी भागों से सटा हुआ है, जिनमें 460 किलोमीटर से लेकर 1220 किलोमीटर की अलग अलग ऊंचाई के पहाड़ व पर्वतमालाएं शामिल होती हैं। इन्हीं पहाड़ व पर्वतमालाओं की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन पर्वतमालाएं व पहाड़ हैं, तो अरावली हो गया, सिंध, सतपुरा, मैकाल व अजंता इनकी प्रमुख पर्वतमालाएं हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम ये बात करें प्रायद्वीपीय भारत की, तो प्रायद्वीपीय भारत के एक तरफ पूर्वी घाट ये वाला आपका क्या है, इसी को कहा जाता है पूर्वी घाट, जबकि एक हिस्सा ये आपका क्या कहलाता है, एक मिनट गलत हो गया, एक मिनट से, ये आपका प्रायद्वीप ये वाला जो पश्चिम में स्थित है इसी को पश्चिमी घाट कहा जाता, जबकि ये वाला हिस्सा आपका क्या कहलाता है, इसी को पूर्वी घाट कहा जाता। और जहाँ पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट मिलते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी को नीलगिरी हिल्स के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी हिल्स के नाम से जाना जाता। क्वेश्चन में पूछा जा चुका कि जहाँ पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट मिलते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ 460 से लेकर 1220 किलोमीटर की ऊंचे ऊंचे पर्वतमालाएं व पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिनमें अरावली, बिंद, सतपुरा, मैकाल व अजंता प्रमुख हैं। प्रायद्वीप की एक तरफ पूर्वी घाट जिसकी ऊंचाई 610 मीटर है। जो पूर्वी घाट है तो पूर्वी घाट मान लो ये आपका पूर्वी घाट है, तो इसकी औसत ऊंचाई ये आपका देखी गई, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी औसत ऊंचाई 610 मीटर है यहाँ जो पर्वतमाला है। जबकि दूसरी तरफ इसमें इधर वाली चोटियाँ अधिक ऊंची हैं, जिनमें 915 से लेकर 1220 मीटर के ऊंचे पर्वत मिल जाएंगे। तो लिखा हुआ है कि अब क्वेश्चन यहाँ कंपैरेटिवली दिया जा सकता है कि पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट की अपेक्षा अधिक ऊंचे पर्वतमालाएं पाई जाती, स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान से समझना चाहिए। तो आपका पूर्वी घाट में कम ऊंचे पर्वत हैं, 610 मीटर हैं, जबकि पश्चिमी घाट में 915 से लेकर 1220 मीटर हैं, और कुछ स्थानों पर 2440 मीटर तक भी पश्चिमी घाट में पाए जा सकते हैं पर्वतमालाएं। अगला हम बात करते हैं पश्चिमी घाटों और अरब सागर के बीच एक सकरी सी तटवर्ती पट्टी पाई जाती है, जबकि पूर्वी घाट व बंगाल की खमरई के बीच एक बृहत्तम, ये आपका बंगाल की खमरई हो गई ये वाला हिस्सा। तो ये वाले बिल्कुल सकरी सी, ध्यान से समझिएगा, एक ये
दो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये क्या कह रहा कि अरब सागर के बीच, अरब सागर कौन है, ये वाला हिस्सा हमने कहा अरब सागर, और ये बंगाल की खाड़ी ये कहा। अरब सागर और मुख्य जो भारत है, तो ये मुख्य भारत के बीच यहाँ पर एक तट पे एक सकरी पट्टी पाई जाती, जबकि इसी को पश्चिमी घाट कहोगे। अरब सागर व पश्चिमी घाट के बीच एक सकरी पट्टी, तटवर्ती पट्टी पाई जाती है, जबकि पूर्वी घाट व बंगाल ये पूर्वी घाट है, और ये बीच में जल से भरा हुआ हिस्सा ये बंगाल की खाड़ी है। इनके बीच एक बृहत्तर यानी ग्रेटर यहाँ तटवर्ती क्षेत्र पाया जाता है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। यानी यहाँ जो सकरी पट्टी पाई जाती पूर्वी घाट व बंगाल की खाड़ी के बीच, वो अधिक चौड़ी व सकरी है। पठार का दक्षिणी भाग नीलगिरी पर्वतमाला से निर्मित है, जहां पूर्वी घाट व, देखो यहाँ लिखा हुआ है, जहां पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। उसके परे और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, यानी ये आपका नीलगिरी हो गई। नीलगिरी के नीचे और जाओगे तो ये आपका पश्चिमी घाट का ही विस्तार है केरल में। इसी को क्या कहा जाता, करडामम या इलायची हिल के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका करडामम हिल्स है, जो पश्चिमी घाट का विस्तार माना जाता है। आगे आ जाइए, भूगर्भीय संरचना की हम बात कर लेते हैं। तो भूगर्भीय संरचना की जब हम बात करते हैं, तो भूगर्भीय क्षेत्र मुख्य रूप से भौतिक विशेषताओं का अनुसरण करता है। इसे 3 क्षेत्रों में बांटा गया। अगर भूगर्भिक रूप से भौतिक संरचना 4 भागों में बांटी गई थी, जबकि भूगर्भीय संरचना की बात किया जाए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, कितने भागों में भारत को बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। एक आपका हिमालय तथा उससे जुड़ी हुई पर्वतमालाएं, दूसरा सिंधु गंगा मैदान, और तीसरा प्रायद्वीपीय ढाल। ये 3 क्षेत्र आपके हैं। उत्तर में हिमालय और पूर्व में नागा लुसाई पर्वत निर्माण करने वाली हलचलों से निर्मित क्षेत्र है। तो उत्तर में हिमालय व पूर्व में गंगा लुसाई पर्वतमाला है, तो उससे क्षेत्र आपका निर्मित क्षेत्र है। इस क्षेत्र का अधिकतर भाग, जो आज विश्व के कुछ सर्वाधिक मनोरम पर्वतीय दृश्य प्रस्तुत करता, वह कितने वर्ष पहले बना हुआ है, 60 करोड़ वर्ष पूर्व एक समुद्र था। इसी को मान लो ये भारत है, तो भारत में जो ये पर्वतमाला है, यहाँ पर एक समुद्र था। इसी को क्या कहा जाता था, टेथिस सी कहा जाता था। टेथिस सी कहा जाता था। और हुआ क्या, जो भारत है ये स्थिर नहीं था, इसका ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उत्तर से एक आपका यूरेशियन प्लेट, दोनों में टकराई, और टकराने से गलन पड़े, और जिसकी वजह से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। और ये आज से कितना हुआ, 60 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 60 करोड़ वर्ष पूर्व समुद्र था। करीब अब 60 के बाद 7 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुई हलचलों से हुए पर्वत निर्माण की श्रृंखलाओं में तलछट चट्टानों ने अधिक ऊंचाई प्राप्त की है। जो ये पर्वतमालाएं विकसित हुई है, 7 करोड़ वर्ष पहले विकसित हुई हैं। आगे मौसमी परिवर्तन बहुत सारे हुए। भूक्षरण, जो चट्टानें हुई उसमें टूट फूट हुई, तो इससे क्या बने, मैदान बने। यही पर्वतमालाएं जो ये बनी हुई थी, इसी में मौसमी परिवर्तन व इससे टूटने से ये जो गंगा और सिंधु का मैदान निर्मित हुआ, इसी से निर्मित हुआ है। सिंधु गंगा मैदान विस्तृत कछारी क्षेत्र हैं, जो उत्तर में हिमालय को दक्षिण के प्रायद्वीपीय भाग से अलग करते हैं। प्रायद्वीपीय अपेक्षाकृत ये क्या है, स्थिर क्षेत्र है। इसमें कभी कभार भूकंप से हलचल पैदा होती, और यह कितने 380 करोड़ वर्ष पहले, यानी धरती के निर्माण के समय में अत्यंत प्राचीन कायांतरित शैलों से निर्मित हुआ है, जबकि से चट्टानों में गोंडवाना यानी संरचना पाई जाती है। तो जो ये दक्षिण भारत का ये वाला हिस्सा है, ये 380 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ है। आगे नदी प्रणालियों की बात कर लेते हैं। तो भारत की नदी प्रणालियों को कितने भागों, 4 भागों में बांटा गया। हिमालय की नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियाँ, तटवर्ती नदियाँ तथा अंतर्देशीय बरसाती नदियाँ, जो बरसात के समय प्रकट होती हैं। हिमालयी नदियाँ हमेशा चूँकि वो ग्लेशियर के पिघलने से बनती हैं, इसलिए वर्ष भर ये बहती रहती हैं, पानी रहता है, इसलिए इसे मानसूनी या बारहमासी नदियों के नाम से भी इसलिए इन्हें
पेरिनियल या सदाहरित या इन्हीं को हर मौसम में पानी उपलब्ध रहता, तो ये इन नदियों को क्या कहा जाता? इन नदियों को सदा नीरा नदी के नाम से जाना जाता है। मानसून के महीनों में हिमालयी क्षेत्र में तेज वर्षा होती है, जिससे नदियों में उफान या आ जाती है और उससे वही फ्लड का रूप ले लेती है या बाढ़ का रूप ले लेती है। दूसरी तरफ दक्षिण नदियाँ किस पे हैं? जो ये भारत है, इसमें जो दक्षिण की ये नदियाँ हैं, ये बरसात के मौसम मानसून पर निर्भर हैं। तो ये क्या है? ये नदियाँ बारहमासी नहीं हैं, इनमें कुछ विशेष मौसमों में पानी केवल बरसात के समय होता है। अंतर्देशीय बरसाती नदियाँ पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। आगे हम बात करते हैं मुख्य हिमालयी नदी प्रणालियाँ सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, इन 3 क्षेत्रों से मिलके बनी हुई हैं। सिंधु नदी विश्व की जो बिगेस्ट व लार्जेस्ट नदियां हैं उनमें से एक हैं, जिसका उद्गम, यानी अब सिंधु नदी की बात हो रही, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर के निकट है। यानी तिब्बत में ये आपका ये भारत है, तो यहाँ आपका ये तिब्बत है। इस तिब्बत से होकर के एक नदी निकलती है और तिब्बत में एक मानसरोवर लेक है। इसी मानसरोवर लेक के पास से सिंधु नदी का उद्गम होता है। आगे देखिएगा, और यह पहले भारत और इसके बाद पाकिस्तान में बहते हुए कराची के निकट, पूछ लेगा क्वेश्चन, यानी अरब सागर में कब ये मिलती है? तो ये पाकिस्तान के कराची के निकट ये अरब सागर में मिल जाती है। भारतीय भूभाग में बहने वाली इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां में कौन है? सतलुज है, और ये सतलुज नदी भी तिब्बत से निकलती है। बाकी ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम इसमें शामिल हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना अन्य नदी प्रणाली है, जिसमें भागीरथी व अलकनंदा नदियां प्रमुख रूप से शामिल होती। चूंकि यहाँ स्पेशल दिया गया, तो जहाँ भागीरथी व अलकनंदा नदी मिलती है, इसको आप ज्योग्राफी वाले में और डिटेल से बताएंगे, तो उसी को देवप्रयाग कहा जाता। एक नदी इधर से आती, एक नदी इधर से आती, ये आपकी भागीरथी है और ये आपका अलकनंदा है। अलकनंदा ये 5 प्रयाग बनाती, तो 4 प्रयाग इसके पहले बन जाते हैं, उसको किसी दिन हम बताएंगे। तो ये अलकनंदा आती है, इधर से भागीरथी आती है, और ये दोनों जहाँ मिलती हैं उसी को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो ये देवप्रयाग आपका क्लियर हो गया होगा। गंगा नदी कहाँ कहाँ ये बहती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आप मिस कर सकते हो, झारखंड में भी बहती है और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहती है। भागीरथी अतीत के मुख्य नदी मार्ग राजमहल पर्वतमाला के नीचे निकलती है, जबकि पद्मा पूर्व को यानी बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो ये पद्मा क्या है? ध्यान से समझिएगा, ये पद्मा जो नदी है, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता? पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियों में कौन कौन है? तो ये गंगा बह रही, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, उसके बाद गंडक के बाद आपका कोसी, उसके बाद महानंदा, सबसे लास्ट में जो मिलती है पूछा जाता महानंदा। इधर सबसे पहले वाली कौन है? ये आपका बाईं तरफ की बहने वाली नदियां हैं गंगा की सहायक नदियां, इसको रामगंगा कहा जाता है। इधर से आपका कौन है? सोन, और इधर आपका सोन, पुनपुन इधर, और ये आपका चंबल, आपका यमुना की है आपका चंबल, ये नदियां आकर मिलती हैं। तो इसको डिटेल में आगे किसी क्लास में आपको हम बताएंगे। आगे देख लेते हैं। तो सहायक नदियां आप जानी गए, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सोन शामिल हैं। चंबल और बेतवा किसकी हैं? यमुना की सहायक नदियां हैं। चंबल और बेतवा यमुना की सहायक नदियां हैं। अगला, पद्मा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती हैं, तो इसी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से प्रारंभ होती है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता, और अरुणाचल प्रदेश में जब यह ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। पासी घाट के निकट दिबांग व लोही नदियां इसमें आकर के, कौन सी नदियां? दिबांग व लोही नदियां ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं, और संयुक्त नदी असम घाटी में बहती है। धुबरी से निचली
धारा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। भारत में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता। सुबनसिरी, जिया भरेली, धनसिरी, पुथीमारा, पागलदिया व मानस शामिल हैं। फिर से सुबनसिरी तो पूछ लेगा सुबनसिरी किसकी सहायक, सुबनसिरी, जिया भरेली, धनसिरी, सुबनसिरी, जिया भरेली, धनसिरी, पुथीमारी, पागलदिया व मानस किसकी हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। बांग्लादेश में तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो बांग्लादेश में जो तिस्ता नदी ये बहती है ये बांग्लादेश में किससे मिलती है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से ये तिस्ता नदी आकर मिल जाती है। और अंततः गंगा में आगे ब्रह्मपुत्र किसमें शामिल हो जाती, तो गंगा में समाहित हो जाती है। मेघना की मुख्य धारा के रूप में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। मेघना की मुख्य धारा, एक नदी आपकी मेघना बहती है ये आपका तो बांग्लादेश में, तो मेघना की मुख्य धारा के रूप में एक नदी है, उसी को किस नाम से जाना जाता, बराक के नाम से जाना जाता। ध्यान दीजिएगा, बराक नदी से क्वेश्चन IAS में पूछा जा चुका। बराक नदी मणिपुर की पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है। इस नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन हैं, तो इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि इसकी सहायक नदियां बताइए कौन। बराक कहाँ से निकलती, तो मणिपुर से ये निकलती है, तो ये मणिपुर से बहती है। तो इसकी सहायक नदियों में आप जाओगे किसकी, बराक की, तो बराक में मक्कू, तरांग, तुई, जीरी, सोनाई, रुकनी, कटाखल, धालेश्वरी, लांगचीनी, मधुआ व जयंती प्रमुख है। अब ये अन्य बुक में ये नदियां नहीं मिलेंगी, इसी में कोई नदी दे के पूछ लिया गया तो क्वेश्चन आपके लिए वो कठिन हो जाता है। तो मक्कू, तरांग, तुई, जीरी, सोनाई, रुकनी, कटाखल, धालेश्वरी, लांगचीनी, मधुआ व जयंतिया प्रमुख हैं। बराक बांग्लादेश में भैरव बाजार के निकट गंगा ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो बराक नदी किसकी है, गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कहाँ मिलती है, भारत में नहीं मिलती है गंगा ब्रह्मपुत्र से, बल्कि ये बांग्लादेश में भैरव बाजार के निकट गंगा ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। दक्षिण क्षेत्र में समानता पूर्व दिशा में बहने वाली अधिकतर नदियाँ प्रमुख रूप से बंगाल की खाड़ी में बहती हैं। अब पूर्व की ओर अगर नदियों की हम बात करें, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनका आर्डर भी पूछा जाता। तो महानदी, गोदावरी, ये महानदी पहली हो गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये प्रमुख नदियां हैं। नर्मदा और तापी, अगर हम पश्चिम की ओर बात करें तो ये दो नदियां बहती हैं। नर्मदा, पहली नर्मदा है और दूसरी तापी है, जो प्रभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ये भूगोल में आपको और डिटेल में बताया जाएगा। तो दक्षिणी प्रायद्वीप में गोदावरी सबसे यानी क्या सबसे बड़ी नदी घाटी है। तो अगर पूछा जाए सबसे बड़ी नदी घाटी कौन है, तो गोदावरी दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी है, जो भारत के कितने 10% एरिया को कवर करती है। इसके बाद कृष्णा नदी का स्थान आता है। तो अगर पूछा तो दक्षिणी प्रायद्वीप में गोदावरी दूसरी सबसे बड़ी, पहली सबका सबसे बड़ी नदी घाटी कौन है, तो आप जानते हो गंगा, और दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी कौन है, तो ये आपका ओवरऑल भारत के संदर्भ में बात करें तो गोदावरी है। इसके बाद गोदावरी के बाद आपका कृष्णा, इसी गोदावरी के बाद जो नदी थी कृष्णा आती है। इस क्षेत्र में महानदी एक अन्य प्रमुख नदी है। दक्षिण क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाके में अरब सागर की ओर बहने वाली नर्मदा व दक्षिण में बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली कावेरी नदी दोनों लगभग समान आकार के हैं, परंतु उनका स्वरूप व विशेषताएं अलग है। एक पश्चिम की ओर कौन कौन, अब क्वेश्चन पूछ लेगा, प्रायद्वीपीय भारत में ऐसी कौन दो नदियां जो विशेषताओं व स्वरूप में समान है, लेकिन वो जो लगभग समान आकार की हैं परंतु स्वरूप व विशेषताएं उनकी भिन्न हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, एक नर्मदा, ये पश्चिम की ओर जो बहती है नर्मदा, और पूर्व की ओर जो बहती है महानदी। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी कभी भी पूछ सकता है। और फिर आपका इसमें लगेगा कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया है, तो नर्मदा व कावेरी, नर्मदा व कावेरी। ध्यान दीजिएगा, दो नदियां समान विशेषताओं की हैं। एक मिनट, एक ये और ये आपकी है नर्मदा, और इधर सबसे लास्ट में जो हमने बताया था उसी का नाम क्या है, कावेरी। इनकी विशेषताएं
अलग हैं, वह स्वरूप अलग हैं, लेकिन आकार लगभग एक जैसा है। इस क्षेत्र में अनेक तटवर्ती नदियाँ जो अपेक्षाकृत छोटी हैं। इन नदियों में गिनी चुनी ऐसी हैं जो पूर्वी तट के डेल्टा के निकट सागर में गिरती है, और 680 नदियां हैं जो पश्चिमी तट पर पहुंचती हैं। तो पश्चिमी तट पर कितनी नदियां पहुंचती हैं? 600 नदियां पहुंचती हैं। राजस्थान में कुछ ऐसी नदियां हैं जो समुद्र तक नहीं जा पाती, वे लमोरा झील में गिरती हैं, यानी नमकीन झील में, और रेत में लुप्त हो जाती। इसके अलावा कुछ रेगिस्तानी नदियां जो कुछ दूरी में बहती हैं, रेगिस्तान में लुप्त हो जाती। यहाँ से क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन पूछा गया था लूनी वाला। लूनी, माचू, रूपेन, सरस्वती, बनास, घग्गर, रट जाना है, ये ऐसी हैं। इसमें ऑप्शन बना देगा कौन रेगिस्तान लुप्त प्राय नदियां हैं, तो लूनी, माछे, रूपेश, सरस्वती, बनास, घग्गर। लूनी, माछे, रूपेन, सरस्वती, बनास, घग्गर, ये कैसी नदियां हैं? ये इसी प्रकार की नदियां हैं। तो 20 नदी घाटियाँ, आप अगर देखा जाए तो इसमें नदी 3 भागों में इसमें बांटा गया है। तो प्रमुख रूप से नदियाँ, एक आपकी 2000 से कम एरिया वाली, 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर, और 20,000 से अधिक वाली ये प्रमुख नदियों को बांटा गया है। तो इसको ये आपका इसमें, और अब यहाँ जलवायु की बात कर लेते हैं। तो भारत को क्या कहा जाता है? जलवायु या ऋतुओं की बात करें तो भारत को उष्ण, अगर भारत में हम बात करें जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय बरसाती या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु के नाम से जाना जाता है। IMD ने 4 आधिकारिक ऋतुएं निर्धारित की है। तो एक शीत ऋतु है, दूसरी आपकी कौन है, कहाँ गया, ग्रीष्म ऋतु है, और तीसरी आपकी कहाँ गया थर्ड है मानसून ऋतु, और चौथा है मानसून, यानी लौटता हुआ मानसून के रूप में इसको बांटा गया है। तो अंदर की विशेषताएं आपको वैसे उतना डिटेल जानना नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। हिमालय राज्यों का अधिकतर समशीतोष्ण होने के कारण, हिमालय की अगर बात करें तो समशीतोष्ण होने के कारण यहाँ पर 2 अतिरिक्त ऋतुएं होती है, एक पतझड़ वाला और एक बसंत वाला। तो हिमालय में 2 अतिरिक्त ऋतुएं, 4 के साथ साथ 2 और ऋतुएं पाई जाती हैं। भारत की जलवायु 2 मौसमी हवाओं से प्रभावित है, एक उत्तर पूर्वी मानसून और एक दक्षिण पश्चिमी मानसून। अगर ये भारत का मैप बनाएं तो एक इधर से उत्तर पूर्वी मानसून, एक दक्षिण पश्चिम मानसून, एक आपका बंगाल की खाड़ी से आता है, एक आपका अरब सागर से होता हुआ आता है। अगर वनस्पति की दृष्टि से हम भारत की बात करें तो यह भारत विश्व का 10वां और एशिया का 4था प्रमुख रूप से आपका क्या है, यानी प्रमुख रूप से पादप विविधता की दृष्टि से भारत का स्थान है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, BS से यानी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये आपका पूछा जाए, कोलकाता में सेंटर स्थित है। अब आगे, भारत में उष्ण से लेकर अतिशीत तक विविध प्रकार की भारत में जलवायु पाई जाती है, और भारत को 8 विशिष्ट वनस्पतिक क्षेत्र में बांटा गया। पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, असम, सिंधु गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, दक्षिण क्षेत्र, मालाबार व अंडमान। अगर ये पूछा जाए वनस्पतिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया, तो 8 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र कश्मीर से लेकर इधर कुमायूं तक फैला हुआ है। तो कुमायूं जो ये आपका उत्तराखंड का क्षेत्र है, इधर वाला हिस्सा पश्चिमी हिमालय और इधर वाला हिस्सा पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है। इनमें चेवरा, देवदार व अन्य शंकुधारी वृक्ष एवं चौड़ी पत्ते वाले उष्ण वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो इनमें कौन कौन? देवदार, इससे ऊपर के क्षेत्रों में देवदार और सनोवर, श्वेत देवदार के जंगल पाए जाते हैं। और 4750 मीटर या से और अधिक ऊंचाई पर आप चले जाओगे तो कौन? अल्पाइन यानी उच्च पर्वतीय क्षेत्र प्रारंभ होता है, जिनमें भोज वृक्ष हो गया, सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय की बात करें तो सिक्किम से पूर्वी हिमालय सिक्किम से पूर्व फैला है, और दार्जिलिंग, कुर्सियांग आपका आसपास के क्षेत्र को समाहित करता है। इनमें अगर देखा जाए ओक, लारेल्स, मेपल्स, बुरुंस और भोज वृक्ष इत्यादि पाए जाते हैं। तो ये आपका पूर्वी हिमालय की प्रमुख हैं। इसमें
असम का कौन क्षेत्र है? ब्रह्म घाटी व सुरमा घाटी। तो असम में 2 घाटियां पूछ लेगा कि असम में बताइए ब्रह्म घाटी कहाँ है व सुरमा घाटी कहाँ, तो ये असम में स्थित है। यहाँ पर मोटे बांस के गुच्छे व लंबी घास के सदाबहार वन पाए जाते हैं। सिंधु मैदानी क्षेत्र में पंजाब, पश्चिमी राजस्थान व उत्तरी गुजरात के क्षेत्र को शामिल किया जाता था। सिंधु के मैदानी क्षेत्र की बात यह है, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान व उत्तरी गुजरात शामिल होता। यहाँ पर शुष्क व उष्ण क्षेत्र पाया जाता जिनमें प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। गंगा का मैदानी क्षेत्र कछारी भूमि कहलाता, जहाँ पर गेहूं, चावल इत्यादि का पैदावार अच्छी होती है। दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत की समूची समतल भूमि समाहित इस क्षेत्र में यानी झाड़ीदार जंगलों से लेकर मिश्रित वन पाए जाते हैं। मालाबार क्षेत्र में अत्यधिक पर्वतीय आर्द्र प्रदेश शामिल हैं जो पश्चिमी तट के समानांतर फैले हुए हैं। अगला, यहाँ पर नारियल, सुपारी, काली मिर्च, चाय, कॉफ़ी, रबर, काजू इत्यादि की खेती होती। और अंडमान क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, हर प्रकार की वनस्पति पाई जाती। सदाबहार, मैंग्रोव वन, तटवर्ती, बरसाती, हर प्रकार के जंगल कहाँ पाए जाते? अंडमान में पाए जाते हैं। हिमालय क्षेत्र कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला, जिसमें सिक्किम, मेघालय, नागालैंड शामिल। दक्षिण प्रायद्वीपीय स्थानीय वनस्पति की दृष्टि से समृद्ध है, जहाँ बड़ी संख्या में ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कहीं पर नहीं पाए जाते हैं। अगला, देश के वनस्पति का अध्ययन भारतीय वनस्पति विज्ञान बीएससी, अभी बताए बीएसआई कहाँ है? ये कोलकाता में है और 9 क्षेत्रीय कार्यालय इसके हैं, तो इसी के द्वारा ये सब इकट्ठा किया जाता है। एथनोबोटेनिकल यानी मानव वनस्पति अध्ययन में पादपों उनके उत्पादों की उपयोगिता के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आगे आइए, भारत में अगर हम जीव संसाधन की दृष्टि से बात करें तो भारत की जलवायु अत्यधिक यानी कई प्रकार की यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर विश्व जैव भौगोलिक वर्गीकरण के अनुसार 2 प्रमुख क्षेत्रों प्लेयाक्रेटिक व इंडोमलायन तथा 3 बायोम्स में अर्थात ये कौन 3 बायोम्स हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उष्णकटिबंधीय शुष्क या पर्वतीय और रेगिस्तान या अर्ध रेगिस्तान, 3 में ये प्रतिनिधित्व करता या इसको बांटा गया है। आगे देखिएगा, जो देश को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों कुल पूछा जाए, जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं, तो भारत में कुल 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र वर्गीकृत किया गया है। हिमालय, पार हिमालय, भारतीय रेगिस्तान, अर्ध शुष्क, पश्चिमी घाट, दक्षिणी प्रायद्वीपीय, गंगा का मैदान, पूर्वोत्तर भाग भारत, द्वीप और तटवर्ती क्षेत्र, ये प्रमुख रूप से इसमें शामिल होते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट है, भारत विश्व की प्रजातियां कितनी विश्व की भारत में पाई जाती? 7.1% पाई जाती हैं और ये क्षेत्रफल मात्र 2.4% भारत का है। तो ये आपका भारत का ये हो गया। अब जनगणना की बात की गई तो जनगणना आप जानते हो, पहली जनगणना आपका भारत में लॉर्ड मेयो के समय 15वीं हुई थी 1872 में। उसके बाद 1881 में नियमित रूप से 10 सालों पर जनगणना होती रही है। तो यहाँ कुछ बात इसकी की गई। अगर जनसंख्या की बात किया जाए तो 2011 के अनुसार कितनी? 121.09 करोड़ भारत की जनसंख्या, जिनमें कितने, तो ध्यान दीजिएगा, जिनमें 62.32 करोड़ पुरुष व 58.76 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? मात्र 2.4% है। तो आगे 1901 में प्रत्येक दशक में हुई जनगणनाओं के दौरान, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बना लेगा कि अगर 1911 व 21 के दशक को अलग कर दें तो 1901 में से प्रत्येक दशक में हुई जनगणनाओं के दौरान भारत की आबादी में वृद्धि हुई है। 1911 से लेकर 21 इसमें गिरावट देखी गई है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कितना, तो ये जनसंख्या घनत्व प्रत्येक 1 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए लोगों को शामिल किया जाता है, उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 17.72%। यही डेटा आपको याद रखना है। 10 की अगर ग्रोथ रेट देखा जाए 10 की यानी 10 सालों में, तो कितना हुआ? 17.72% हुआ। और जनसंख्या घनत्व 382 है। कितना है? 382। सर्वाधिक किसका है? बिहार का है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल का स्थान
आता है। आगे लिंगानुपात की बात किया जाए तो लिंगानुपात कितना है, तो अगर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में 972 था, उसके बाद फिर 941 हुआ। अब अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो कितना हो गया है, तो ध्यान दीजिएगा 942 है। कितना है? 942। अब इसमें बच्चों के लिंगानुपात की बात की जाए तो बच्चों का लिंगानुपात 919 है। इसमें पिछले 2001 से तुलना किया जाए तो 10 की क्या हुई है, 10 अंकों की गिरावट हुई। पहले 929 था, अब 919 हो गया है। साक्षरता की बात करें तो साक्षरता 7 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के ऐसे व्यक्ति को साक्षर माना जाएगा जो किसी भाषा को पढ़ने लिखने में सक्षम हो। ऐसा व्यक्ति जो पढ़ सकता है किंतु लिख नहीं सकता, उसे साक्षर नहीं माना जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये साक्षरता के भारत में यानी परिभाषा। देश में साक्षरता दर 73% है, जिनमें 80.9% पुरुष व 64.6% महिलाएं हैं। 94% के साथ केरल पहले स्थान पे है, इसके बाद लक्षद्वीप का नंबर आता है। अंतिम पायदान पर कौन है? बिहार है। तो ध्यान दीजिएगा, अंतिम पायदान पर बिहार है। अगर महिला व पुरुष दोनों में साक्षरता का पूछा जाए तो अंतिम स्थान पे कौन है? दोनों में बिहार का स्थान आता है, बिहार का स्थान आता। तो इस प्रकार ये आपका पहला चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हुआ। इसी के साथ आपका थैंक यू।